हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सीए अभिषेक बरड़िया आपको जीएसटी में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है उसका टैक्सेबिलिटी जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक होता है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी दो प्रकार की बनती है, या तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। पहले तो ये हम समझ जाएं कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर मैं वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का यूज रेसिडेंशियल करता हूं, अगर मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का यूज रेसिडेंशियल किया तो उसमें कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती, वो एग्जेम्प्ट होता है, इट इज एग्जेम्प्ट। तो वो एग्जेम्प्ट है, उसका अगर आपने रीजन चाहिए तो वो एग्जेम्प्ट होता है। एंट्री नंबर 12 नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का था 12/2017 डेटेड 28 जून 17, उसमें एग्जेम्प्ट किया गया। अब इसके अलावा जो होता है वो सब में टैक्सेबिलिटी होती है। तो अब टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होती है, किसने टैक्स देना होता है? तो आज प्रॉपर्टी में एक है लैंडलॉर्ड जिसकी प्रॉपर्टी है और दूसरा है टेनेंट जिसने किराया देना है। अब सिनेरियो कैसे बन सकते हैं कि मान लीजिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसका नॉन रेसिडेंशियल यूज है, मतलब कमर्शियल यूज है, तो उस पर टैक्सेबिलिटी है। अब दो बातें हो सकती है, या तो मेरा लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में। और अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो फिर दो बातें हो सकती है, उसका टेनेंट रजिस्टर्ड है या टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। करेक्ट? तो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब पहले समझ जाइए सिंपल लैंग्वेज में रिवर्स चार्ज अप्लाई कब होता। अगर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है जिसका यूज कमर्शियल है तो वहां पे लैंडलॉर्ड कोई भी हो, मकान मालिक कोई भी हो, मतलब रजिस्टर्ड हो कि अनरजिस्टर्ड हो, अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो फिर टेनेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब अगर टेनेंट रजिस्टर्ड हुआ और जो प्रॉपर्टी थी वो रेसिडेंशियल थी जिसका यूज कमर्शियल है, तो इट इज द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब टेनेंट, हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो टेनेंट के ऊपर लायबिलिटी है। पर अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर उस केस में टैक्स तो लगेगा। तो टैक्स कौन देगा? तो यहां पे टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड ने टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फॉरवर्ड चार्ज का केस हो जाएगा। और अगर मकान मालिक भी रजिस्टर्ड नहीं है और जिसने किराए पे लिया वो भी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आती, इट इज नॉट टैक्सेबल। तो ये हुआ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के कमर्शियल यूज की टैक्सेबिलिटी। वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें उसमें भी लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो सकता है या अनरजिस्टर्ड हो सकता है, और टेनेंट रजिस्टर्ड या टेनेंट अनरजिस्टर्ड हो सकता है। अब ये जो सिनेरियो बनेगा, अब इसमें रिवर्स चार्ज कब लग रहा है? पहले रिवर्स चार्ज समझ जाए। तो इसमें रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब मेरा लैंडलॉर्ड जो है वो अनरजिस्टर्ड, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है वो अगर अनरजिस्टर्ड है और जो किराया दे रहा है टेनेंट अगर वो रजिस्टर्ड है, तो केवल उसी सिनेरियो में 10 अक्टूबर 2024 से टेनेंट जो होता है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला गया रिवर्स चार्ज में टैक्स देने का। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी अगर वो रजिस्टर्ड है, मतलब अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, तो फिर मैं बोलता हूं टेनेंट कोई भी हो, टेनेंट रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों में ही टैक्स किसको लगेगा? टैक्स लगेगा लैंडलॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड ने गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, रेसिपिएंट के ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। और अगर लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है तो फिर टैक्सेबिलिटी की बात ही अराइज नहीं होती। तो यानी कंक्लूजन, रिवर्स चार्ज कब लग रहा है? अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज है और टेनेंट रजिस्टर्ड है तो टेनेंट ने टैक्स देना है। अगर अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसमें लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है पर टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो उसी सिनेरियो में टेनेंट ने टैक्स देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। करेक्ट? होप ये छोटे से वीडियो से आपको टैक्सेबिलिटी ऑफ रेंट समझना होगा।